Assalamu alaikum students. Today we are going to learn grammar in one lecture only. So it is going to be very beneficial for the students as well as the learners and the people who are interested in learning English grammar. So let's start with the lecture. Communicative grammar. What is the grammar? Grammar is the set of rules about the structure of a language that helps in effective communication. ग्रामर किसी भी लैंग्वेज की हो, आप जब उसको डिफाइन करेंगे तो उसकी डेफिनेशन यही है दैट इट कंटेन्स पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज. लैंग्वेज के एक स्ट्रक्चर के कुछ रूल्स होते हैं जो वन हैज़ टू फॉलो टू effectively communicate. It includes accuracy in language use, clarity, coherence, and appropriate use in different context. जब हम ग्रामर की बात करते हैं तो वी हैव टू फोकस ऑन द एक्यूरेसी इन लैंग्वेज के जो हम बोल रहे हैं वो एक्यूरेट है और क्लैरिटी होनी चाहिए हमारे थॉट्स में, हमारे एक्सप्रेशन में, हमारी कम्युनिकेशन में. और वो क्लैरिटी जो है दैट इज़ द, आप समझ लीजिए कि दीज फोर आर द important elements of grammar. और the significance of grammar is this कि हमारी लैंग्वेज जो है that must be accurate. और जब हम ग्रामर लर्न करते हैं तो लैंग्वेज ऑटोमेटिकली एक्यूरेट हो जाती है. इट ब्रिंग्स क्लैरिटी इन आवर एक्सप्रेशन, आवर थॉट्स एंड कोहेरेंस इन आवर वर्ड्स. हमारे जो हम सेंटेंसेस बोल रहे हैं, हम जो वर्ड्स बोल रहे हैं, उनमें कोहेरेंस होना चाहिए है, एक दूसरे के साथ रब्त होना चाहिए, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होने चाहिए. एंड नंबर 4 इज़ अप्रोप्रिएट यूज़ इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. और हम एक वर्ड को अगर हम उसको नाउन बोलते हैं, उसको वर्ब के तौर पर बोलते हैं, या एक ही वर्ड को हम यूज़ करते हैं डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, तो उसका यूज़ अप्रोप्रिएट होना चाहिए. बिकॉज़ अगर एक वर्ड है तो उसके एक्सप्रेशन के लिए इंग्लिश में बहुत सारे सिनोनिम्स हैं. तो हमें ये देखना है कि जब हम किसी कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर रहे हैं तो कौन सा जो वर्ड है दैट इज़ द मोस्ट सूटेबल और अप्रोप्रिएट फॉर द given context or the further particular context. So grammar is the set of rules about the structure of a language that helps in effective communication. और ये बाकी चारों जो है ये इसकी significance है. Let's talk about components of grammar. These are number 1 subject verb agreement, number 2 verb tenses, number 3 fragments, number 4 run-ons, number 5 modifiers, number 6 articles, number 7 word classes or parts of speech, and number 8 punctuation. So our lecture is based on these components of grammar जो आज हम इस lecture में सीखने जा रहे हैं, इनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. और इन जो कॉम्प्रीहेंड करना है हमें इन 8 चीज़ों को, 8 कंपोनेंट्स को ग्रामर के, अगर हमने इनको समझ लिया तो समझ लीजिए कि आपकी ग्रामर पर ग्रिप कंप्लीट हो गई. अब आप अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, अब आप अच्छे से लैंग्वेज बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं. सो दीज आर 8 कंपोनेंट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर जो कि हम आज पढ़ेंगे और जिनसे फेमिलियर होने के बाद वी कैन communicate much better than before. So let's start with number 1 subject verb agreement. Subject verb agreement क्या होता है? आपका जो टाइटल है इसी से आपने लर्न करना है कि सब्जेक्ट वर्ब जो है उसके दरमियान में एक अग्रीमेंट होना चाहिए. वो अग्रीमेंट किन चीज़ों की बेसिस पे होना चाहिए उसको हम पढ़ लेते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इज़ द ग्रामेटिकल रूल. अभी जितने भी चीज़ें हम पढ़े हैं वो रूल्स हैं. द ग्रामेटिकल रूल है जो क्या कहता है दैट द सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट अग्री इन नंबर, मीन्स सिंगुलर और प्लूरल. आपको पता है नंबर के लिए आता है पर्सन एंड जेंडर. So subject verb agreement is the grammatical rule that says that the subject and verb
मस्ट अग्री इन नंबर, पर्सन एंड जेंडर। यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट और वर्ब है दोनों को एक दूसरे के अकॉर्डिंग होना चाहिए है, अकॉर्डिंग टू द नंबर, अकॉर्डिंग टू द पर्सन, अकॉर्डिंग टू द जेंडर। अभी हम बहुत अपने अर्ली स्टडीज़ में ही हम पढ़ते चले आ रहे हैं फ्रॉम आर स्कूल लाइफ के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स टेक सिंगुलर वर्ब्स। ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का रूल है दैट सिंगुलर सब्जेक्ट्स टेक सिंगुलर वर्ब्स। और ये आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं कि किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ, ही शी इट के साथ आपको कैसे सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है। और प्लूरल सब्जेक्ट्स टेक प्लूरल वर्ब्स, दे, वी, द पीपल, अमजद, हारिस। जब अमजद एंड हारिस ये अगर हम अलहदा बोलेंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे। जब इनके दरमियान में एंड आ जाएगा तो फिर हमें पता चल जाएगा ये दोनों जो भी कोई काम कर रहे हैं तो बोथ आर द सब्जेक्ट, और ये प्लूरल सब्जेक्ट बन जाते हैं। तो फिर उनके साथ हमें उसके हिसाब से प्लूरल वर्ब्स यूज़ करने होते हैं। नंबर 2 इज़ वर्ब टेंसेस। वर्ब टेंसेस क्या होते हैं जी? आपको पता है कि वर्ब जो होता है वो हम किसी भी एक्शन को बोलते हैं, तो वो एक्शन जो है वो उसका जो समटाइम्स उसका जो स्टेट होता है वो भी हम वर्ब के कॉन्टेक्स्ट में लेकर आते हैं। ठीक है, तो वर्ब टेंसेस इंडिकेट द टाइम ऑफ एक्शन और स्टेट। ये इसकी डेफिनेशन है कि वर्ब टेंसेस करते क्या हैं, वो आपको टाइम ऑफ एक्शन बताते हैं और आपको उसका स्टेट बताते हैं। द मेन टेंसेस आर, आपको पता है 3 टेंसेस हैं हमारे पास मेन, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट आपको पता है कि हमारे स्टेट को बताता है, एज वेल एज इट शोज़ व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ और द हैबिचुअल एक्शंस जो कि हम रूटीन में करते हैं, ऑफ एंड ऑन करते हैं, मोस्ट ऑफन करते हैं, यूजुअली करते हैं, वो सब के सब हम प्रेजेंट टेंस के थ्रू हम शो कर रहे होते हैं। Next is past. Past is used for actions that happen in the past, or future indicates the actions that will happen in the future. Verb tenses are very much important because they bring clarity in communication. जब तक आपको clarity नहीं होगी इस टेंसेस के अंदर आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मॉरल स्टोरी लिखते हैं, जब आप थर्स्टी क्रो पर लिखें, आप ग्रीडी डॉग पर लिखें, तो आपको जब कम्युनिकेट करना होता है तो आप नॉर्मली उसको पास्ट टेंस में बोल रहे होते हैं। तो अगर आप किसी पास्ट इवेंट को, किसी पास्ट इंसिडेंट को प्रेजेंट में अगर आप बताएंगे तो ये क्लियर नहीं होगा सुनने वाले को। तो जैसे ही आप टेंस को यूज़ करेंगे, प्रॉपर यूज़ करेंगे, तो सुनने वाले को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, आप पास्ट की बात कर रहे हैं, या आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं। ये हमारे पास एक टेबल है, ये इमेज मैंने डाउनलोड किया आपके लिए, आपको समझने में आसानी होगी। मेन टेंसेस हमारे पास 3 हैं और फिर उसके बाद इनके आगे से जो है वो डिफरेंट टाइप्स हैं। तो समझ लीजिए कि टोटल जो आप हमेशा से सुनते आ रहे हैं, देयर आर 12 टेंसेस। तो वो 12 इस तरह से बनते हैं कि इनकी आगे से डिविजन्स हैं। जैसे पास्ट टेंस है, उसको फिर उसका एक सिंपल टेंस है, कॉन्टीन्यूअस है, परफेक्ट है एंड परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है। उनकी एग्जांपल्स भी आगे लिखी हुई हैं जो आप देख सकते हैं। तो ये पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर 3 हमारे पास मेन टेंसेस हैं और उसके बाद 4 जो है वो इनके टाइप्स हैं, आगे इनके एक्सप्रेशंस हैं, और वो भी जो है वो स्टेट और टाइम ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, इसलिए ये इनकी टाइप्स बन जाती हैं। जिसको यहाँ पर आप देखिए कि ये प्रेजेंट के जो आगे से हमारी डिविजन्स हैं उसके साथ हमने ये टेबल है जिसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और मैं आपके कमेंट्स में भी इसको पेस्ट कर दूँगी ताकि आप इसको देख सकें, इजीली पढ़ सकें कि किस तरह से हमारे टेंसेस बनते हैं। बट आप लोग अपने स्कूल लाइफ में ये सारे टेंसेस होपफुली सीख चुके होते हैं। तो अभी सिर्फ हम समझ रहे हैं, और इसको मज़ीद समझने के लिए ये वाला टेबल मैं कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर दूँगी इंशाल्लाह।
नेक्स्ट इज़ फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंट जो है, जैसा कि इसका टाइटल शो करता है, फ्रेगमेंट किसे कहते हैं? एक छोटे से टुकड़े को कहते हैं, एक पीस को कहते हैं। ए पार्ट ब्रोकन ऑफ, डिटैच्ड और इनकम्प्लीट, जो टूट गया है, जो किसी से अलग थलग है, या वो इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट होगा तो वो सेंटेंस बन जाएगा ना, तो अ, वो इनकम्प्लीट है, तो इसलिए उसको हम फ्रेगमेंट बोलेंगे। तो फ्रेगमेंट की डेफिनेशन क्या है? फ्रेगमेंट इज़ एन इनकम्प्लीट सेंटेंस। और इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं जी? इट कैन नॉट स्टैंड अलोन। ये आप अकेला लिख नहीं सकते हैं, बिकॉज इट लैक्स अ सब्जेक्ट और अ वर्ब और डज नॉट एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट। यानी फ्रेगमेंट तीन तरह का हो सकता है। उसमें सब्जेक्ट मिसिंग है, उसमें नंबर टू उसमें वर्ब मिसिंग है। वर्ब के साथ हम ये भी कह सकते हैं कि सब्जेक्ट मौजूद है तो उसका प्रेडिकेट नहीं है या वर्ब नहीं है, वर्ब मौजूद है तो उसका सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, या वो एक्सप्रेस कर रहा है कि इनकम्प्लीट थॉट को, नॉट कंप्लीट थॉट, इनकम्प्लीट थॉट को एक्सप्रेस कर रहा है। इसकी एग्जांपल है जी, वाइल वॉकिंग टू द स्टोर। अब वाइल वॉकिंग टू द स्टोर एक फ्रेगमेंट है, इनकम्प्लीट सेंटेंस है, आपको नहीं पता चल रहा कि इसमें आपको क्या कहा जा रहा है। सो इसलिए फ्रेगमेंट शुड बी अवॉइडेड इन फॉर्मल राइटिंग, बिकॉज इससे रीडर कंफ्यूज हो जाता है। तो फ्रेगमेंट जो है वो, उसके बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। इसकी आगे एग्जांपल्स हैं हमारे पास। ये एक और हमारे पास इमेज है जिसमें मिसिंग सब्जेक्ट में आप देख लीजिए, हमारे पास एग्जाम्पल है अंडर द बेड। तो अंडर द बेड से आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, बिकॉज आपका जो सब्जेक्ट है वो मिसिंग है इसमें। नेक्स्ट सेंटेंस में उसको कंप्लीट किया, सब्जेक्ट आ गया तो वो कंप्लीट सेंटेंस बन गया। इसी तरह मिसिंग प्रेडिकेट है, द मैन इन दैट हाउस। अब मैन इन दैट हाउस, ये हमारे पास एक सेंटेंस फ्रेगमेंट आ गया है, और इसमें हमारे पास इसका प्रेडिकेट, यानी इसका जो वर्ब भी हम कह सकते हैं, या इसका जो बाकी का हिस्सा है जो इसको एक्सप्लेन करेगा, वो हमारे पास मिसिंग है। तो नेक्स्ट सेंटेंस कंप्लीट है, उसके बाद इनकम्प्लीट थॉट है, ये भी फ्रेगमेंट है, आफ्टर दे फिनिश्ड डिनर। तो इससे आपको कुछ पता नहीं चल रहा कि इसमें जो बोलने वाला है वो क्या कहना चाह रहा है। तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास कंप्लीट सेंटेंस है, जिसमें वो इनकम्प्लीट थॉट कन्वे हो गई है और कंप्लीट सेंटेंस बन गया है। ये हमारे पास एक और टेबल है, इसमें भी हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। जो हमारे ऊपर वाले रोज़ हैं उसके अंदर हमारे फ्रेगमेंट सेंटेंसेस हैं, और जो नीचे वाले हैं उसमें हमारे कंप्लीट सेंटेंसेस हैं। तो ये हमारे पास बिल्कुल वो जो हमारे फ्रेगमेंट्स के थ्री टाइप्स हैं ना जी, मिसिंग वर्ब, मिसिंग सब्जेक्ट और इनकम्प्लीट थॉट, ये उन सबको यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहे हैं। नेक्स्ट इज रन ऑन्स। रन ऑन क्या होता है जी? रन ऑन ये वो चीज़ें हैं जो आप जिनको सुनते हैं, लेकिन आप उनसे फेमिलियर भी होते हैं, बट यू डोंट नो द टाइटल्स। आपको पता नहीं ये कौन सी कैटेगरी है, अभी आपको पता चल रहा है। रन ऑन सेंटेंस क्या होता है? इट्स अ सेंटेंस दैट जॉइंस टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस विदाउट प्रॉपर पंक्चुएशन और कंजंक्शंस। रन ऑन में ये होता है कि मतलब जैसे अक्सर बच्चों को माएँ कहती हैं, कहाँ भागते जा रहे हो, ये मुँह में डाल लो ये वाला। तो बिल्कुल उसी तरह से आप समझ लीजिए कि आप भागते चले जा रहे हैं, एंड यू आर नॉट टेकिंग पॉज़। आप रुक नहीं रहे हैं, जहाँ पर रुकना चाहिए वहाँ पर आपको रुकना है, जहाँ पर वहाँ रुक नहीं रहे हैं। तो ये ऐसे सेंटेंसेस को रन ऑन सेंटेंसेस कहते हैं। यानी आप बोलते चले जा रहे हैं। तो इसमें होता क्या है कि आपके पास टू सेंटेंसेस हैं, यानी टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। एक ऐसा एक सेंटेंस आपने बनाया है जिसमें आपने टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज लिए हैं। क्लॉजेज और फ्रेजेस आप पढ़ चुके हुए हैं, जिसमें हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। आप उस लेक्चर को दोबारा भी देख सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए। इंडिपेंडेंट क्लॉज आपको पता है कि जो कंप्लीट थॉट को कन्वे कर रहा होता है, तो वो एक सेंटेंस की सूरत ही हो सकती है।
तो वो जो 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं कि अगर आप उनको अलग-अलग पढ़ेंगे तो वो कंप्लीट हैं, वो कंप्लीट थॉट को कन्वे कर रहे हैं, वो पूरे सेंटेंसेस हैं, लेकिन आपने उनको जॉइन किया है, इकट्ठा कर दिया है, लेकिन उसमें कोई आपने पंक्चुएशन मार्क नहीं लगाया या उसमें आपने कोई कंजंक्शन नहीं लगाया। अब पंक्चुएशन और कंजंक्शन को हम आगे जाके पढ़ेंगे, बट आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि इन दोनों को लगाए बगैर, यानी पंक्चुएशन या कंजंक्शन को लगाए बगैर आपने 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को इकट्ठा कर दिया, जॉइन कर दिया, तो दैट बिकम्स अ रन ऑन सेंटेंस। इसकी एग्जांपल आप देख लीजिए, आपने कहा आई लव कॉफ़ी, आई ड्रिंक इट एवरी मॉर्निंग। अब आपने जब इसको लिख लिया, आपका ये जो एक्सप्रेशन है ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप भागते चले जा रहे हैं, आप रुके नहीं हैं, आपको यहाँ रुकना है, कॉमा लगाना है, पंक्चुएशन यूज़ करनी है, ठीक है? पंक्चुएशन के साथ आप कंजंक्शन यूज़ कर सकते हैं, आप पंक्चुएशन के बगैर भी कंजंक्शन यूज़ कर सकते हैं। आई लव कॉफ़ी आई ड्रिंक इट एवरी मॉर्निंग। तो यहाँ पर आपका जो कंप्लीट थॉट है वो कन्वे हो गया है। तो रन ऑन्स में आपकी ये पंक्चुएशन की और कंजंक्शन की गलती आ जाती है। तो रन ऑन सेंटेंस जो है वो आपको आई होप कि अब समझ में आ गया, क्योंकि अगर आप इसमें ये नहीं लगाते हैं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाता है, क्योंकि या तो आपको फुल स्टॉप लगाना है या आपको कॉमा लगाना है या आपको कंजंक्शन लगाना है। तो फिर आप अगर देख लीजिए यहाँ पर फुल स्टॉप लगा कर भी देखें तो इट्स ओके, अगर आप इसको कॉमा लगा कर देखते हैं तब भी ओके हो जाता है, फिर अगर आप इसमें एंड भी ऐड कर देते हैं तो भी ये ओके हो जाता है। तो रन ऑन सेंटेंस में आपने इनमें से कुछ यूज़ नहीं किया, उसकी वजह से वो कंफ्यूज कर देता है रीडर को। तो इसमें क्या होता है जी, प्रॉपर पंक्चुएशन आर नीडेड टू सेपरेट आइडियाज़। इसमें प्रॉपर पंक्चुएशन ज़रूरी होती है या कंजंक्शन ज़रूरी होती है, तो आपके रन ऑन सेंटेंसेस जो हैं वो कंप्लीट सेंटेंस बन सकते हैं। ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं जिसमें रेड मार्क चूँकि किया हुआ है इसलिए आपको समझने में आसानी है। जैसे आपका रन ऑन सेंटेंस है, आई वॉज़ हंग्री, आई एट लंच। मैं भूखा था, मैंने लंच खा लिया। तो अब क्या है, इसकी हम 3 तरीके से इसकी हम करेक्शंस कर सकते हैं। एक तो जो हमने अभी डिस्कस किया कि या तो आप फुल स्टॉप लगा दीजिए, ठीक है? दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज़ हैं, दोनों एक बता देंगे कि आपने क्या किया। दूसरा ऑप्शन आपके पास है, आप उसमें पंक्चुएशन मार्क लगा दीजिए। आपने सेमीकोलन लगाया और आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तीसरा ऑप्शन है, आपने कोमा लगाया और उसके साथ आपने कंजंक्शन लगा दिया है, प्रेपोजिशन लगा दिया है, सो आई एट लंच, ठीक है? तो ये आपके 3 तरीके से इसकी करेक्शन हो सकते हैं। यानी रन ऑन सेंटेंस को अपने तरीके से आप बता सकते हैं, बट रन ऑन जब भी आप लिखेंगे वो एक्सप्रेशन उसका रॉन्ग है। नेक्स्ट कम्स मॉडिफायर्स। अब मॉडिफायर, जैसा कि टाइटल बता रहा है कि व्हाट इज़ अ मॉडिफायर, मॉडिफायर वही चीज़ होगी जो कि किसी चीज़ को मॉडिफाई कर देगी। जैसे आपका एक ड्रेस है, आप बड़ा बोरिंग है, आप उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, कैसे करते हैं? आप उसको कोई लेस लगा लेते हैं, कोई पैच लगा लेते हैं, या आप उसको अ, कुछ भी ऐसी एक्सेसरीज़ आप उसके साथ लगा लेते हैं, कोई बीड्स लगा लिए, कुछ लगा लिया, उसको सजा संवार लिया, तो दैट इज़ मॉडिफाइंग प्रोसेस। तो मॉडिफायर क्या होता है जी? वो जो लेस है, वो जो आपने लगाई है, वो जो पैच लगाया है, वो मॉडिफायर है। तो मॉडिफायर क्या हुआ? अ मॉडिफायर इज़ अ वर्ड, फ्रेज और क्लॉज दैट एड्स डिटेल और मीनिंग टू अ सेंटेंस। ये एक वर्ड भी हो सकता है, एक सिंगल वर्ड को भी आप मॉडिफायर बोल सकते हैं, एक फ्रेज को, यानी कि कुछ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स को भी आप फ्रेज और क्लॉज की आप अच्छे से डेफिनेशन पढ़ चुके हुए हैं। एक फ्रेज जो है वो भी मॉडिफायर हो सकता है, एक क्लॉज भी मॉडिफायर हो सकता है, और ये इनका फंक्शन क्या होता है, ये डिटेल बताते हैं या आपको मीनिंग पूरा कन्वे करते हैं, ये मॉडिफायर का पर्पस होता है। तो मॉडिफायर जो है वो क्या हो सकता है? मॉडिफायर एक एडजेक्टिव हो सकता है या एक एडवर्ब हो सकता है, ठीक है? और उसके साथ हमने जब बात की है फ्रेज़
या क्लॉज़ की। तो वो फ्रेज़ और क्लॉज़ भी हो सकते हैं, लेकिन वो जो फ्रेज़ और क्लॉज़ होंगे, वो एक्ट कैसे करेंगे? दैट एक्ट एज़ एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स। इसकी हम टाइप्स जब पढ़ेंगे, तो आपको मज़ीद इसमें क्लियर होगा। सो मॉडिफायर कैन बी एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स और फ्रेज़ेस एंड क्लॉज़ेस दैट एक्ट एज़ एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स। ठीक है? तो इन्हीं वो इनमें से रोल प्ले करेंगे एडजेक्टिव और एडवर्ब का। मेन चीज़ें 2 ही हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब। ठीक है? तो अगर फ्रेज़ और क्लॉज़ भी आता तो वो भी एडजेक्टिव या एडवर्ब के तौर पर ही रोल प्ले करेगा। तो आपका एक वर्ड, एक फ्रेज़, एक क्लॉज़ जो है वो दैट कैन बी मॉडिफायर। तो मॉडिफायर की डेफिनेशन ऊपर वाला सेंटेंस ही है, उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि वो जो वर्ड होगा या वो जो फ्रेज़ और क्लॉज़ होगा वो एक्ट करेगा एज़ एडजेक्टिव और एडवर्ब। Modifiers should be placed next to the word they describe to avoid ambiguity. तो मॉडिफायर को यूज़ करने का तरीका ये होता है कि आपने जिस वर्ड को मॉडिफाई करना है या जिस वर्ड को आपने एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है, जिसकी आपने डिटेल बतानी है, जिसका आपको मीनिंग कन्वे करना है फुल, आप उसके बिल्कुल आगे मॉडिफायर लगाएंगे, उससे पहले नहीं लगाएंगे। मतलब उसके बिल्कुल साथ होगा, आगे पीछे कहीं पर भी होगा, उसके साथ होगा। एग्जाम्पल है जी, द मैन वेयरिंग अ रेड हैट इज़ माई ब्रदर। अब यहाँ पर जो माई ब्रदर है, इसको मॉडिफाई करने के लिए वो वेयरिंग अ रेड हैट जो है ना, वो उसको मॉडिफाई करता है। तो फिर हमें पता चलता है कि ये मॉडिफायर है जी। अब ये कुछ एग्ज़ाम्पल है जो यहाँ पर बताई हैं, तो ये भी मैंने चूज़ इसलिए की ताकि इसमें रेड मार्क किया हुआ है, आपको पता चल जाएगा कि एरो के साथ कि वो किसको मॉडिफाई कर रहा है। हमारे पास एक सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस मैं बोलूँगी, द गर्ल वॉकड ओवर टू द काउंटर। ठीक है? अब इस सिंपल सेंटेंस को हमने मॉडिफाई किया, हमने गर्ल के लिए एक एडजेक्टिव यूज़ किया, प्रिटी। अब वो जो प्रिटी है उसका एरो गर्ल की तरफ जा रहा है, तो गर्ल को मॉडिफाई कर रहा है प्रिटी, तो प्रिटी इज़ अ मॉडिफायर फॉर द गर्ल। नेक्स्ट सेंटेंस है, द वेरी प्रिटी गर्ल वॉकड ओवर टू द काउंटर। तो इसमें जो प्रिटी है वो गर्ल को मॉडिफाई कर रहा है, और वो जो वेरी का एडवर्ब जो है वो प्रिटी को मॉडिफाई कर रहा है। और नेक्स्ट में आप देख लीजिए कि हमने उसके अंदर वॉक्ड के साथ क्विकली ऐड कर दिया। अब ये जो क्विकली का एडवर्ब है, ये एडवर्ब वॉक्ड को यानी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। यानी मॉडिफाई वर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है, नाउन को भी मॉडिफाई कर सकता है, लेकिन उसके लिए जो चीज़ें आएंगी वो डिफरेंट होंगी। तो वो रोल कैसे प्ले करेंगी, या वो एडजेक्टिव बन जाएंगी या वो एडवर्ब के तौर पर बन जाएंगी। ठीक है? गर्ल के साथ प्रिटी लगाया एडजेक्टिव है, प्रिटी के साथ वेरी लगाया एडवर्ब है, वर्ब के साथ क्विकली लगाया एडवर्ब है। ठीक है? वर्ब के साथ तो जो भी डिफाइन करेगा उसको वो एडवर्ब ही होगा। ये आपने पढ़े हुए सारी डेफिनेशंस। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ मॉडिफायर्स आ जाते हैं। एडजेक्टिव्स होंगे, यानी रेड है, रेड बॉल में। नंबर 2, वो एडवर्ब हो सकता है जो कि एक्शन को डिस्क्राइब करेगा, जैसा कि आई बोटेड यस्टरडे। वो एडजेक्टिवल क्लॉज होगा, यानी हु इज़ एन इंजीनियर जो है, ये एक एडजेक्टिवल क्लॉज है जो कि माई सिस्टर को डिस्क्राइब करेगा, नाउन को डिस्क्राइब करेगा। एडवर्बियल क्लॉज जो है वो एक्शन को डिस्क्राइब करेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए हमेशा से कि जो भी क्लॉज आएगा या फ्रेज़ आएगा, यानी फ्रेज़ भी एडजेक्टिवल हो सकता है और एडवर्बियल हो सकता है, यानी आप इसको 4 से 6 भी बना सकते हैं। नेक्स्ट इज़ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं जी? Articles are used before nouns to indicate whether the noun is specific or general. इन ये इसका पर्पज़ है आर्टिकल का, और ये नाउन से पहले आता है, और इसका एक ही पर्पज़ है, या तो ये बताएगा कि ये जो हम जिसकी बात कर रहे हैं ये कोई स्पेसिफिक नाउन है या कोई जनरल नाउन है। तो अब इसी की बेसिस पे इसकी 2 टाइप्स बन जाती हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल है और एक इनडेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट आर्टिकल जो है रेफर्स टू अ स्पेसिफिक आइटम, जो हमने बात की है कि ये बताएगा कि नाउन स्पेसिफिक है या जनरल है। तो जब हम किसी स्पेसिफिक की बात कर रहे होंगे तो उस वक्त हम द लगाएंगे,
और नंबर 2, इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन जो है, इट रेफर्स टू एनी आइटम विद इन अ ग्रुप जो जनरल होगा। जनरल नाउन के लिए हम इंडेफिनिट आर्टिकल यूज़ करेंगे और स्पेसिफिक नाउन के लिए हम डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करेंगे। ये हमारे पास टेबल है डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स का। ए और एन दोनों का सेम है कि एक तो ये कि वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आते हैं, ठीक है। सिंगुलर होना चाहिए और काउंटेबल होना चाहिए, फिर उसके साथ ए और एन लगाएंगे। जिसको आप काउंट नहीं कर सकते उसके साथ ए और एन नहीं आएगा। ए और एन एक तो ये कि सिंगुलर काउंटेबल से पहले आएगा या किसी एक मेंबर जो किसी ग्रुप में से होगा उसके लिए आएगा। और उसमें इन दोनों में डिफरेंस कहाँ आएगा कि जो कॉन्सोनेंट साउंड है उससे पहले ए और जो वाउल साउंड है उससे पहले एन। अब साउंड और साउंड में क्या फ़र्क है, क्योंकि कुछ साउंड्स ऐसे होते हैं कि आपको उससे पहले मतलब वो होता तो वो कॉन्सोनेंट है लेकिन उसकी साउंड जो है वो वाउल की, जैसे आप लिखते हैं ही इज़ एन एम ए। अब एम ए जो है वो एम तो जो है वो कॉन्सोनेंट है लेकिन उसकी साउंड जब हम बोलेंगे दैट इज़ एम, तो वो हम जब उसको प्रोनाउंस करेंगे दैट इज़ ई एम एम, तो वो फिर उसकी साउंड चूँकि वाउल की बन जाएगी इसलिए हम एन लगाएंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि साउंड्स के अकॉर्डिंग हम ए और एन लगाते हैं। तो इसीलिए हम ऑनेस्ट से पहले भी एन लगाते हैं। ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, तो उसके लिए हम एन लगाते हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि हम साउंड्स के अकॉर्डिंग ए और एन का यूज़ करते हैं, हम लेटर्स के अकॉर्डिंग नहीं करते। नेक्स्ट इज डेफिनेट आर्टिकल है, ये सिंगुलर प्लूरल काउंटेबल नॉन काउंटेबल सबके साथ आ सकता है। फिर उसके बाद ये स्पेसिफिक आइटम्स के लिए आता है या किसी ऐसी चीज़ के लिए आता है जिसका हम जिक्र पहले कर चुके हैं और अब हम दोबारा उसका जिक्र कर रहे हैं, या एक पर्टिकुलर आइटम को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आता है। नेक्स्ट इज़ वर्ड क्लासेस, जिसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। क्लासेस और वर्ड कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शन इन अ सेंटेंस। ये इनके फंक्शन की बेसिस पे इनकी हमने कैटेगरीज जो हैं वो बनाई हुई हैं, जिसमें नंबर 1 इज़ नाउन्स। नाउन्स आपको पता है, नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस और थिंग्स। नंबर 2 प्रोनाउंस। प्रोनाउंस आपको पता है, वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स, ही शी इट दे। नेक्स्ट इज़ वर्ब। वर्ब Verbs are the words that express actions or states, हम पहले भी पढ़ गए हैं, run, exist. Number 4 adjectives, words that describe nouns, adjectives आएंगे happy, large, pretty, beautiful. Number 5 adverbs. adverbs आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, adjectives जो हैं वो noun को modify express करते हैं, describe करते हैं। तो adverbs जो हैं they describe verbs, एडजेक्टिव्स और अदर एडवर्ब्स। पीछे हमने एग्जांपल पढ़ी थी वेरी प्रिटी की, तो आपने देखा कि प्रिटी को भी मॉडिफाई किया था एडवर्ब ने, वेरी ने। तो ये एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है एडवर्ब जो होता है, या अदर एडवर्ब्स को, वेरी क्विकली, ठीक है। तो मतलब ये क्विकली और वेरी अलग-अलग लिखे हुए हैं, लेकिन अगर आपने कहा कि ही केम वेरी क्विकली, तो क्विकली तो एक एडवर्ब है लेकिन उसको मज़ीद मॉडिफाई किया वेरी ने। तो एडवर्ब जो होता है वो डिस्क्राइब करता है वर्ब को, मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को, अदर एडवर्ब्स को। गॉट इट। नेक्स्ट इज प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशंस कौन होते हैं? These are the words that show relationships between nouns and other words. वो जो other words होते हैं वो nouns भी हो सकते हैं, वो verbs भी हो सकते हैं, वो कोई भी कैटेगरी हो सकती है। इट डिपेंड्स आप किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर रहे हैं, बट प्रेपोजिशन का मेन पर्पस जो है वो उनके दरमियान में रिलेशनशिप को शो करना है। वो रिलेशनशिप ये भी हो सकता है ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है, पहले है, बाद में है। ये सब चीज़ें जो हैं ये प्रेपोजिशंस में आ जाएंगी, उसका रिलेशनशिप शो करता है। नेक्स्ट इज़ कंजंक्शन। अब कंजंक्शन क्या होती है जी?
कंजंक्शन जो है दैट आर दैट इज़ द वर्ड दैट लिंक क्लॉजेज और वर्ड्स। दो क्लॉजेस को हम पढ़ चुके हैं, दो क्लॉजेस को ज्वाइन करता, हमने पीछे भी पढ़े थे रानॉन्स भी। रानॉन्स में भी हमने ये बात की थी कि दो क्लॉजेस भी हैं, लेकिन अगर आप उनका एक्सप्रेशन करेक्ट रखना चाहते हैं तो यू हैव टू पुट कंजंक्शन इन बिटवीन देम, या आप उसमें फुल स्टॉप लगा दीजिए, इसको हम पीरियड भी बोलते हैं, या आप उसमें पंक्चुएशन मार्क यूज़ कर लीजिए। तो कंजंक्शन का मेन पर्पस क्या होता है जी, ये वर्ड्स को या क्लॉजेस को लिंक करता है, उनके दरमियान में रब्त डेवलप करता है आपका जो एक्सप्रेशन है उसको कंप्लीट करने के लिए। तो कंजंक्शन के एग्जांपल्स हैं जी एंड, बट, बिकॉज, ऑल्दो, येट, मतलब ये सब के सब कंजंक्शंस में आ जाते हैं। नेक्स्ट इज़ इंटरजेक्शन। अच्छा जी, जंक्शन से आपने याद इस तरह से रखना है कि जैसे आप रेलवे जंक्शन होता है, आपको पता है जंक्शन वो होता है कि जहाँ पर सारे जगहों से, डिफरेंट सिटीज़ से या डिफरेंट कंट्रीज से चीज़ें वो आते हैं ट्रेन्स, और वो उस जगह पर उसको जंक्शन बोलते हैं कि जहाँ पर हर जगह से ट्रेन आ जाती है। तो मतलब ये जो आपका कंजंक्शन है, जब आप इंग्लिश ग्रामर में लेकर आते हैं तो आप समझ लीजिए कि कंजंक्शन वो वर्ड है कि इधर उधर से जो भी आता है वो यहाँ पर आकर उसको लिंक कर देता है। कंजंक्शन जो है यहाँ पर लिंक होता है। उसके बाद इंटरजेक्शंस है जी। इंटरजेक्शंस आर द वर्ड्स यूज्ड टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस। जब आप कहते हैं हुर्रे, वाओ, आह, ओ, तो इस तरह के सारे एक्सप्रेशंस जो हैं ये इंटरजेक्शंस होते हैं, क्योंकि ये आपके स्ट्रॉन्ग इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। तो ये हैं जी हमारे कुछ एग्ज़ाम्पल्स इनके साथ। ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, आपके सामने हैं। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। आई होप कि अभी आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट इज़ पंक्चुएशन। पंक्चुएशन क्या होता है जी? पंक्चुएशन is the use of symbols to separate words and add meaning to sentences। हमने फ्रेगमेंट्स की बात की थी, मीनिंग कन्वे करने के लिए हमें पंक्चुएशन की ज़रूरत पड़ी थी। इसके अलावा हमने पीछे भी बात की कि जब हमने दो वर्ड्स को एक दूसरे के साथ लिखना है और वो दोनों सेपरेट एंटिटीज़ हैं, तो उनको हमने कोमा भी लगाना है साथ में, सेमी कॉलन लगा सकते हैं हम सेंटेंसेस में, क्लॉजेस में। तो पंक्चुएशन जो है ये सिंबल्स हैं जो सेपरेट करते हैं वर्ड्स को और मीनिंग, सेंटेंसेस को कंप्लीट करते हैं उनका मीनिंग कन्वे करने के लिए। इट इंक्लूड्स कॉमास, पीरियड्स, क्वेश्चन मार्क्स एट्सेट्रा, आगे हम देखेंगे। इसका पर्पस क्या, सिग्निफिकेंस क्या जी पंक्चुएशन की? इट हेल्प्स कन्वे मीनिंग्स, सेपरेट आइडियाज़, वेयर टू पॉज, हमें रुकना है, कहाँ रुकना है, एंड क्लैरिफाई रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स एंड क्लॉजेस। ये इसका सिग्निफिकेंस है जी। ये हमारे पास पूरा एक चार्ट बना हुआ है जिसमें हमारे पास पंक्चुएशन मार्क्स है, पीरियड है, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन पॉइंट। आपको पता है कि जब हम इंटरजेक्शन यूज़ करते हैं उसके बाद भी हम लिखते हैं, जब हम किसी को एड्रेस करते हैं तो उसके लिए भी हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज कोमा, सेमी कॉलन है, कॉलन, उसके बाद एन डैश है यानी छोटा डैश है, एम डैश है थोड़ा सा बड़ा डैश है, उसके बाद हाइफन है, हाइफन के बाद पैरेंथेसिस है, ब्रैकेट्स, ब्रेसेस, ज़्यादा पैरेंथेसिस को यूज़ कर रहे होते हैं, उसके बाद अपोस्ट्रोफी है, क्वेश्चन मार्क्स हैं, कोटेशन मार्क्स हैं, फिर सिंगल कोटेशन मार्क्स हैं और एलिप्सिस है। सो दीज आर द पंक्चुएशन मार्क्स जो कि आपके सामने हैं। और दिस इज़ ऑल अबाउट योर लेक्चर टुडे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।